हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 के बारे में अच्छे से समझा चुके थे। आज बच्चों आपका एक पार्ट और बनेगा इसी एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये लास्ट बेसिक कंसेप्ट का वीडियो है एक्सरसाइज 1.4 का। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर बच्चों को ज़्यादा मैटर है, इस वजह से बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये तीसरा पार्ट है बेसिक कंसेप्ट का। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.4 के बच्चों सवाल हम कराएंगे। ठीक है बच्चों, एक बात और बच्चों, शिक्षक दिवस की आपके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी बस दुआ आपके लिए यही है बच्चों कि आपने जो भी अपने जीवन में लक्ष्य रख रखा है आप उसके लिए पूरा तन मन धन से कोशिश करें, मेहनत करें। और हमारे लिए तो यही दुआ है आपके लिए कि आपने जो भी लक्ष्य रखा है उसको आप जल्द से जल्द पाएं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें, सच का साथ दें बच्चों। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ और है बच्चों, जो शायद अब हमारे यहाँ पर कम होती जा रही है बच्चों, शिक्षकों का सम्मान। तो प्लीज़ बच्चों शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि जो बच्चों आपके जीवन को संवारते हैं, बनाते हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो शायद आप अपने लक्ष्य को जीवन में बच्चों पा पाएंगे। तो प्लीज़ अपने शिक्षकों का सम्मान करें बच्चों और अपनी मेहनत के प्रति ईमानदारी रखें, आपको अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों वो क्या पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो ये है कि द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यानी द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। सबसे पहले हम यही करेंगे किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए बच्चों तत्समक अवयव होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सपोज कोई f सच दैट सेट A से A पर द्विआधारी संक्रिया है बच्चों। ठीक है, कोई f सेट A से A पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया, तथा C कोई अवयव है सेट A में, तो C को हम A पर तत्समक अवयव कहेंगे यदि A F C या C F A दोनों तरीके से बच्चों हमें क्या मिले, A मिले। यानी A को आप C के साथ ऑपरेट करो या C को A के साथ ऑपरेट करो, दोनों तरीके से आपको समान वैल्यू मिलना चाहिए। यानी A मिल रहा है यहाँ पे समान वैल्यू, ठीक है, यानी A को आप C के साथ ऑपरेट कर रहे हो, इट मीन्स A को हम C के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ C को A के सापेक्ष रेस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी A के साथ उल्टा, A को C के सापेक्ष, C को A के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे जो है ऑपरेट कर रहे हैं। और दोनों ही कंडीशन में दोनों तरफ से हमें समान वैल्यू बच्चों मिल रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी भी ओर से या तो AFC या CFA दोनों ही ओर से अगर हमें समान वैल्यू मिलती है तो बच्चों तो हम इस C द्विआधारी संक्रिया का, इस C को क्या कहेंगे, इस द्विआधारी संक्रिया का बच्चों तत्समक अवयव कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम ये जांच करते हैं कि जो प्लस ऑपरेशन है उस पर कौन कौन से आपके तत्समक अवयव हैं, है ना। ठीक है,
जैसे बच्चों मान लीजिए प्लस के लिए चेक कर रहे हैं, पहले प्लस संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, ठीक है। यानी प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन सा है? देखिए बच्चे, प्लस संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो शून्य है। और कब होगा? देखिए क्यों है, उसका रीजन क्या है। प्लस संक्रिया के तत्समक क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। मैं लिख देता हूं, प्लस संक्रिया के लिए, प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव शून्य यानी 0 होता है। क्यों होता है बच्चों? प्लस संक्रिया के लिए 0 ही तत्समक अवयव क्यों होता है? उसका रीजन है बच्चों, क्योंकि 0 को आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड कीजिए, हमें वही एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए आप 3 के साथ 0 को ऐड करो, या 3 को 0 के साथ ऑपरेट करो प्लस संक्रिया के सापेक्ष, या 0 को 3 के साथ ऑपरेट करो प्लस संक्रिया के सापेक्ष। दोनों ही कंडीशन में बच्चों हमें क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। इट मीन्स ए ऑपरेट सी या सी ऑपरेट ए, यानी ए को सी के साथ सापेक्ष ऑपरेट करो रेस्पेक्ट में, या सी को ए के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करो। दोनों ही कंडीशन में समान वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो एक तत्समक अवयव है उस सेट पर। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्लस संक्रिया के लिए 0 तत्समक अवयव क्यों है? क्योंकि बच्चों प्लस संक्रिया के रेस्पेक्ट में 3 के साथ या किसी अन्य एलिमेंट के साथ, 3 की जगह कुछ ले सकते हैं, 3 के साथ 3 और 0 को आप ऑपरेट करो, 3 के सापेक्ष 0 को ऑपरेट करो प्लस संक्रिया के साथ उसमें रेस्पेक्ट में, या फिर 0 और 3 को ऑपरेट करो प्लस संक्रिया के रेस्पेक्ट में। दोनों ही कंडीशन में बच्चों में क्या मिल रहा है? सेम रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये कंडीशन बनेगी तो फिर बच्चों हम ये कहेंगे कि 0 क्या है? 0 एक तत्समक अवयव है प्लस संक्रिया के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। अब कोई भी एलिमेंट हो, बहुत सारे एलिमेंट जैसे नेचुरल नंबर एलिमेंट होता है, ठीक है, पूर्णांक आपका एलिमेंट है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या यानी और आपका जो है परमेय संख्या है। कोई भी सेट के लिए 0 तत्समक अवयव होता है या नहीं होता है बच्चों, ये उसकी बनावट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों नेचुरल नंबर के लिए, तो क्या नेचुरल नंबर के लिए 0 तत्समक अवयव है? तो देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो बच्चों अगर हम ये कहें कि जो n है उसके लिए द्विआधारी संक्रिया तो है प्लस, जो प्लस है वो सेट n के लिए द्विआधारी संक्रिया तो है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि भी 2 नंबर को जोड़ो, वो 2 नंबर रियल n हो, उन्हें जोड़ो आप तो हमें n ही मिलेगा। तो इट मीन्स जो प्लस संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया तो है n के लिए, लेकिन क्या 0 तत्समक अवयव है n के लिए? अगर आपसे कोई पूछे क्या 0 n के लिए तत्समक अवयव है, तो बच्चों नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखिए, जो प्लस है, प्लस द्विआधारी संक्रिया है n के लिए। n क्या है बच्चों? यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए n क्या है? n प्लस जो है वो द्विआधारी संक्रिया है n के लिए, और 0 तत्समक अवयव है, 0 तत्समक अवयव है बच्चों प्लस के लिए, यानी प्लस संक्रिया के लिए, प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए। लेकिन अगर बच्चों ये कहें क्या 0 तत्समक अवयव है n के लिए, तो बच्चों नहीं। उसका रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि बच्चों जो 0 होता है वो n के अंदर नहीं होता है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसीलिए 0 तत्समक अवयव नहीं है बच्चों n के लिए। क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होते हैं उनमें बच्चों 0 आता ही नहीं है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो +1 से स्टार्ट होते हैं, +1 +2 +3 इन्फिनाइट। तो जो 0 होता है वो
नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है, इसीलिए जीरो तत्समक अवयव नहीं होगा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए बच्चों। ठीक है, और आपसे ये कहे कोई कि प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, तो आप कहेंगे जीरो है। प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, तो आप कहेंगे बच्चों जीरो है। ठीक है, आप ये पूछे आपसे कोई प्लस सेट n के लिए द्विआधारी संक्रिया है, तो है। लेकिन अगर ये पूछे क्या जीरो तत्समक अवयव है n के लिए, तो नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि जो जीरो होता है वो नेचुरल नंबर्स के सेट में होता ही नहीं है। जीरो नेचुरल जब नंबर होते हैं वो +1 से स्टार्ट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो है जीरो जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर होता नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे बच्चों कि जो जीरो होता है वो नेचुरल नंबर के लिए तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्यों जीरो तत्समक अवयव नहीं है नेचुरल नंबर्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर वो जीरो आता ही नहीं है, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो आता ही नहीं है। अगर हम बात करें किसी और के लिए, जैसे नेचुरल नंबर को छोड़ के और भी बहुत सारे सेट्स हैं, जैसे बात करें इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स के लिए जीरो तत्समक अवयव होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इंटीजर्स के अंदर जीरो आता है। भाई इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में जो है जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं वो भी आते हैं, जीरो भी आता है, और पूर्णांक नंबर आते हैं, बट इसके अंदर पॉइंट वाले नहीं आते। तो जीरो तो आई के अंदर आता है, पूर्णांक के अंदर आता है, तो इट मीन्स जीरो जो है तत्समक अवयव होगा आई का। और बात करें बच्चों आर के लिए, सेट ऑफ आर के लिए यानी वास्तविक संख्याओं में, तो उसके लिए भी जीरो तत्समक अवयव होगा। क्यों? क्योंकि जीरो रियल नंबर के अंदर आता है। अगर हम बात करें रेशनल नंबर के लिए, तो बच्चों इसके लिए भी जीरो तत्समक अवयव होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो जीरो होता है वो क्यू के अंदर आता है, क्यू के अंदर आता है, नहीं रेशनल नंबर के अंदर आता है। 0.5, 0.2 तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये चीज और भी सेट्स के लिए जो है जीरो तत्समक अवयव होगा, बट एन के लिए नहीं होगा, मतलब उन सेटों के लिए नहीं होगा जीरो तत्समक अवयव जिन सेट के अंदर जीरो नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अब बात करें बच्चों हम गुणा के लिए, ये तो थी बात बच्चों प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। अब बात करेंगे माइनस संक्रिया के लिए, सॉरी गुणा संक्रिया के लिए। गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव। ठीक है बच्चों, गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, तो मतलब गुणा संक्रिया के लिए कौन सा तत्समक अवयव होगा बच्चों? तो देखिए बच्चों गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव होता है बच्चों वो होता है 1। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो आपको वही नंबर मिलेगा जिस नंबर में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1 क्या हो गया? एक तत्समक अवयव हो गया सभी सेट्स के लिए। जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं गुणा संक्रिया के लिए, तो गुणा संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए 1 तत्समक अवयव है। क्योंकि बच्चों क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई a के साथ करो या a का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको a ही मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा जिसमें आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1 क्या हो गया? 1 जो है गुणा संक्रिया के लिए एक तत्समक अवयव है। ओके, यानी आप 1 को ऑपरेट करो a के साथ या a को ऑपरेट करो 1 के साथ, दोनों ही कंडीशन में बच्चों आपको क्या मिलेगा? दोनों ही कंडीशन में बच्चों आपको a ही मिलेगा। इट मीन्स जो 1 है वो तत्समक अवयव है गुणा संक्रिया के लिए। अब जैसे 1 तो बच्चों सभी सेट्स के अंदर आता है। जैसे बात करें नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर में 1 आता है, तो फिर नेचुरल नंबर के लिए भी 1 क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिए, हमें वही नेचुरल नंबर मिलेगा। इट मीन्स उन सभी नेचुरल नंबर्स के लिए 1 क्या है? एक तत्समक अवयव है। आप आ जाइए रियल नंबर में, रियल नंबर के अंदर 1 आता है, तो किसी भी रियल नंबर के साथ बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए 1 का, वही नंबर हमें प्राप्त होगा। इट मीन्स 1 सभी रियल नंबर्स के लिए तत्समक अवयव है। इंटीजर्स में आ जाइए आप, किसी भी इंटीजर्स, पता उस इंटीजर्स के अंदर 1 होता है या नहीं होता है? होना आवश्यक है। उस सेट के अंदर
1 का होना आवश्यक है। जैसे n में नहीं था 1, उसमें 0 नहीं था n में, तो उसके लिए वो तत्समक अवयव नहीं था n के लिए। लेकिन 1 तो जो है हमारा नेचुरल नंबर में भी होता है, रेशनल नंबर में भी होता है, रियल नंबर में भी होता है, इंटीजर्स पूर्णांक में भी होता है। तो 1 तो सबके अंदर होता है। तो फिर जिस सेट के अंदर 1 है उस सेट के सभी एलिमेंट के लिए बच्चों 1 क्या होगा, एक तत्समक अवयव होगा। कब? गुणा द्विआधारी संक्रिया के केस में। ठीक है, ये प्लस के लिए क्या था, प्लस के लिए 0 तत्समक अवयव था। प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए कौन तत्समक अवयव था बच्चों, 0। लेकिन गुणा द्विआधारी संक्रिया के लिए बच्चों 1 तत्समक अवयव होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई और ऑपरेशंस दे दे, कोई और आपको जो है यहाँ पे संक्रिया दे दे, जैसे प्लस माइनस दे दे या कुछ और दे दे, किताब में दिया होगा, तो उसके आधार पे वहाँ पे आपको उस जो है संक्रिया की परिभाषा दी हो। ठीक है, तो आप सिर्फ एक ही कंडीशन को फॉलो करोगे। सिर्फ कौन सी कंडीशन बच्चों, कि AFC या CFA तीनों ही केसेस में क्या मिलना चाहिए, सेम वैल्यू A, और वो उस सेट के अंदर होना चाहिए। तो हम कहेंगे बच्चों कि वो जो C है वो तत्समक अवयव होगा उस सेट के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आप फोकस रखें। सबसे पहले अगर हम बात करें प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए, तो हमें ये परिभाषा नहीं भूलनी है। इस परिभाषा को हमें बच्चों अप्लाई कराना है कि AFC यानी A को C के साथ ऑपरेट कराओ या C को A के साथ ऑपरेट कराओ, हमें एलिमेंट हर बार क्या मिलना चाहिए, सेम। तो हम कहेंगे कि वो उसके लिए तत्समक अवयव है उस सेट के लिए, और वो एलिमेंट उस सेट के अंदर होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो ये प्रतिलोम वाला थोड़ा अलग टॉपिक है। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों कि किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष, किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी अवयव का प्रतिलोम यानी इनवर्स ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, किसी भी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष किसी भी एलिमेंट्स का इनवर्स फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अगर हम बात करें बच्चों कि सपोज F सच दैट A क्रॉस A से A पर कोई संक्रिया है, जो F है A क्रॉस A से सेट A पर क्या है, कोई संक्रिया है, तो E कोई सेट A का प्रतिलोम होगा यदि B belongs to set A and A belongs to set A for all, तो BFA बराबर AFB बराबर E। ये बच्चों थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि F सच दैट A क्रॉस A, यानी F जो है A क्रॉस A से A पर क्या है, कोई जो है द्विआधारी संक्रिया है, तो और E को सेट A का प्रतिलोम होगा। कब होगा, यदि B सेट A से बिलोंग करता है और फॉर ऑल A सेट A से बिलोंग करता है, तो B को A के साथ ऑपरेट करो या A को B के साथ ऑपरेट करो, दोनों ही तरीके से हमें बच्चों E मिलना चाहिए। तो इस E को हम कहेंगे बच्चों किसी भी द्विआधारी संक्रिया का प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए बच्चों ये आवश्यक है कि उस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होना जरूरी है। मतलब आप किसी भी द्विआधारी संक्रिया का प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं, किसी भी द्विआधारी संक्रिया का प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसका तत्समक अवयव होना आवश्यक है। अगर उसका तत्समक अवयव होगा तो फिर आप उसका इनवर्स आराम से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का बच्चों, किसी भी एलिमेंट का
प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों उसके द्विआधारी संक्रिया के पास तत्समक अवयव होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी द्विआधारी संक्रिया का आप जो है प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं तो ये बच्चों शर्त जरूरी है कि उस द्विआधारी संक्रिया के पास तत्समक अवयव होना चाहिए। अगर उस द्विआधारी संक्रिया के पास तत्समक अवयव होगा तो फिर आप उसके किसी भी अवयव का बच्चों प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी भी द्विआधारी संक्रिया का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। जैसे बच्चों कि हम ये कैसे करेंगे कि मतलब जो आपका प्रतिलोम होगा उसकी क्या खासियत होगी। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया के प्रतिलोम की खासियत, इसकी कुछ खासियत है बच्चों। किसी भी द्विआधारी संक्रिया के पास अगर तत्समक अवयव है और तत्समक अवयव है तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके प्रतिलोम की बच्चों कुछ खासियत है। ये क्या खासियत होती है बच्चों? अभी तक जो हमारे पास संक्रिया है सिर्फ दो संक्रियाओं के तत्समक अवयव हैं। किस किस के बच्चों? अभी हमने डिस्कस किया था। नंबर 1 तो बच्चों प्लस का, और नंबर 1 दूसरा बच्चों गुणा का। प्लस के लिए द्विआधारी संक्रिया क्या पढ़ी थी बच्चों? अभी हमने 0। और गुणा के लिए द्विआधारी संक्रिया भी बच्चों हमने पढ़ी थी 1। सिर्फ इन दो संक्रियाओं के लिए तत्समक अवयव हैं। अगर हम बात करें डिवाइड के लिए और माइनस के लिए तो बच्चों इनके लिए तत्समक जो है आपके तत्समक अवयव नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर क्या था बच्चों, आप 5 को जो है ऑपरेट करो -3 के साथ या -3 को ऑपरेट करो बच्चों जो है 5 के साथ, आपको जो एलिमेंट मिलेगा यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा बच्चों +2। बट अगर बच्चों बात करें माइनस की तो 5 को आप ऑपरेट करो बच्चों -3 के साथ, या यहाँ माइनस ऑपरेशन की बात चल रही है, या बच्चों -3 को ऑपरेट करो आप +5 के साथ। तो यहाँ पर बच्चों रिजल्ट आपको इक्वल नहीं मिलेंगे, इसलिए इसके लिए तत्समक अवयव नहीं होता है। वरना आप देख लीजिए यहाँ पे 8 मिलेगा प्लस का और यहाँ पे माइनस का 8 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इक्वल तो है ही नहीं। ऐसे डिवाइड में बात करो बच्चों, 5 को डिवाइड करो आप 10 के साथ, अगर 10 को डिवाइड करें बच्चों 5 के साथ तो रिजल्ट यहाँ पे इक्वल नहीं आते हैं, इसलिए इन दोनों के लिए तत्समक अवयव नहीं है। तो सिर्फ दो ही संक्रियाओं के लिए हमारे पास तत्समक अवयव हैं अभी तक, एक तो बच्चों प्लस के लिए और एक मल्टीप्लाई के लिए। अब इनके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे बच्चों प्लस के लिए 0 तत्समक अवयव कैसे है? जैसे बच्चों कि सपोज मेरे पास 5 है, अब मैं 5 में बच्चों क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? 5 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए? तो कहेंगे सर कि आप 5 में -5 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, 5 में आप जो है -5 को ऐड कर दीजिए, आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस -5 को हम कहेंगे इसका प्रतिलोम प्लस संक्रिया के सापेक्ष। आप 5 को ऐड कर दीजिए -5 में, यानी 5 को ऑपरेट कीजिए -5 के साथ प्लस संक्रिया के सापेक्ष, या -5 को आप ऑपरेट कर दीजिए +5 के साथ प्लस संक्रिया के साथ। दोनों ही तरह से हमें क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। तो फिर अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो -5 है वो प्रतिलोम है बच्चों +5 का प्लस संक्रिया के सापेक्ष, और यहाँ पर जो -5 है वो प्रतिलोम होगा +5 का प्लस संक्रिया के साथ। यहाँ +5 था प्रतिलोम -5 का प्लस संक्रिया के सापेक्ष, या -5 है प्रतिलोम +5 का प्लस संक्रिया के पास। क्योंकि बच्चों आप दोनों तरीके से कैसे भी ऑपरेट कर लीजिए, दोनों प्रकार से, चाहे 5 को -5 के साथ ऑपरेट कर लो प्लस संक्रिया के सापेक्ष, या -5 को +5 के साथ ऑपरेट कर लो प्लस संक्रिया के सापेक्ष, दोनों ही कंडीशन में हमें समान वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे कि जो +5 है वो -5 के लिए जो है आपका प्रतिलोम है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चों गुणा के लिए देख लीजिए आप। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका 3 है, तो अब इस 3 में मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 1 मिल जाए? 3 में मैं किससे गुणा करूं कि मुझे 1 मिल जाए? तो आप कहेंगे कि सर 1/3 से कर दीजिए, क्योंकि इससे ये कट जाएगा 1 मिल जाएगा। या फिर
1/3 में आप किससे गुणा करें कि आपको 1 मिल जाए, तो कहेंगे सर कि 3 से कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखिए, दोनों ही कंडीशन में हमने 3 को ऑपरेट किया गुणा संक्रिया के सापेक्ष 1/3 के साथ, या 1/3 को ऑपरेट किया 3 के साथ गुणा संक्रिया के सापेक्ष। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे बच्चों को जो 3 है वो द्विआधारी, जो 3 है वो तत्समक अवयव है बच्चों, सॉरी प्रतिलोम है। जो 3 है वो प्रतिलोम होगा 1/3 का गुणा संक्रिया के सापेक्ष। यहाँ जो 1/3 है वो प्रतिलोम होगा 3 का गुणा संक्रिया के सापेक्ष, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 1 मिल रहा है। और ये किसके सापेक्ष मिल रहा है बच्चों, गुणा संक्रिया के सापेक्ष। ठीक है बच्चों, तो आप बात समझ गए ना। पहले संक्रिया के लिए 0 तत्समक अवयव है, क्योंकि आप 5 में क्या ऐड करोगे आपको 0 मिल जाए तो -5 ऐड कर दो, या -5 में क्या ऐड करें 0 मिल जाए तो +5 ऐड कर दो। मतलब 5 को -5 के साथ ऑपरेट किया या -5 को +5 के साथ ऑपरेट किया, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट सेम मिल रहा है। और ये किसके सापेक्ष मिल रहा है, प्लस संक्रिया के सापेक्ष। तो ये +5 जो है -5 के लिए क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया, और यहाँ -5 +5 के लिए प्रतिलोम हो गया। अगर बात करें वही चीज़ गुणा में बच्चों, तो गुणा में प्रतिलोम क्या होगा, तो जैसे 3 है, 3 में आप किससे गुणा करें कि आपको 1 मिल जाए। 1 क्यों, क्योंकि गुणा संक्रिया के तत्समक अवयव क्या है बच्चों, 1 है, इसलिए 1 मिल जाए। तो कहेंगे सर 1/3 से कर दो, या 1/3 में कुछ से गुणा करें कि हमें 3 मिल जाए तो 1 मिल जाए तो 3 से कर दो। तो जो 3 है 1/3 के लिए क्या होगा बच्चों, प्रतिलोम होगा गुणा संक्रिया के सापेक्ष। और यहाँ पर जो 1/3 है वो 3 के लिए प्रतिलोम होगा गुणा संक्रिया के सापेक्ष। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं बच्चों, और भी सेट्स के लिए आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक चीज़ और नई है, क्या है बच्चों, उसके बारे में और हम बात करते हैं। ठीक है, वो क्या है बच्चों, एक चीज़ नहीं क्या है बच्चों, कि कोई भी एलिमेंट किसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव तो रखता है। ठीक, यानी कोई भी अवयव द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष अपने पास तत्समक अवयव रखता है, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि उसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष वह अपने प्रतिलोम अवयव को भी रखता हो। ठीक है बच्चों, मतलब कि कोई एलिमेंट है वो अपनी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष जो है तत्समक अवयव को रखता है, तो जरूरी नहीं है कि वही एलिमेंट उसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष अपने प्रतिलोम को भी अपने साथ रखे। कैसे, देखिए जैसे बच्चों अगर हम बात करें बच्चों आई के लिए, जो आई जो है बच्चों वो प्लस के रेस्पेक्ट में तत्समक अवयव क्या रखता है बच्चों, अपना 0 रखता है। आई जो है प्लस के रेस्पेक्ट में तत्समक अवयव क्या रखता है, अपना 0 रखता है। और जो आई है वही गुणा के सापेक्ष अपना जो तत्समक अवयव है बच्चों वो 1 रखता है। कैसे, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जो आई है वो प्लस के सापेक्ष अपना तत्समक अवयव 0 रखता है, क्योंकि 2 और 2 का प्रतिलोम क्या होगा, -2, और इसको ऐड करेंगे तो बच्चों 0 मिलेगा, या -2 को ऐड करो आप +2 के साथ तब भी 0 मिलेगा। इट मीन्स, और ये जो -2 है इस आई सेट के अंदर होता है, तो इट मीन्स जो आई है वो प्लस संक्रिया के सापेक्ष अपना तत्समक अवयव रखता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें बच्चों कि जो आई है किसी भी आप एलिमेंट में गुणा कीजिए 1 से आई की किसी भी एलिमेंट में, वही एलिमेंट मिलेगा। जैसे 5 × 1 = 5,
या 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो आई जो है गुणा संक्रिया के सापेक्ष अपना तत्समक अवयव 1 भी रखता है। लेकिन अगर बात करें बच्चों प्रतिलोम की, अगर हम आई के लिए बच्चों बात करें, आई के लिए अगर हम बात करें बच्चों गुणा के सापेक्ष प्रतिलोम की, तो बच्चों प्रतिलोम अवयव को यह अपने पास नहीं रखता है। क्यों? जैसे बच्चों कि 2 तो है आई के अंदर, बट प्रतिलोम के लिए क्या चाहिए? 1/2 चाहिए, क्योंकि हमें क्या लाना है? 1 लाना है ना। तो 2 में हम किससे गुणा करें कि बच्चों 1 मिल जाए? तो कहेंगे सर 1/2 से कर दो, बट बच्चों 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आई। 1/2 जो है वो आई के अंदर तो होता ही नहीं है, उस सेट के अंदर उसका होना आवश्यक होता है, ये बात हम बता चुके हैं। तो अगर आप जैसे ही मान लीजिए 3 है, 3 में हम किससे गुणा करें कि 1 आ जाए? तो कहेंगे सर कि 1/3 से कर दो, बट बच्चों ये भी बिलोंग्स टू आई होना चाहिए, और ये जो प्रतिलोम है ये भी बिलोंग्स टू आई होना चाहिए, मतलब ये भी आई के अंदर होना चाहिए और ये भी आई के अंदर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो उसका जो है प्रतिलोम है। अगर बच्चों ऐसा नहीं है तो फिर नहीं कह सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 तो आई में होता है, बट 1/3 आई के अंदर नहीं होता है, मतलब ये जो है पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम कह रहे हैं कि जो आई है, जो पूर्णांक है, वो प्लस और माइनस के लिए, दोनों के लिए उसके पास तत्समक अवयव तो हैं, बट बच्चों प्रतिलोम नहीं है। वो भी किसके लिए? गुणा संक्रिया के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि 3 तो उस आई के अंदर है, बट 1/3 उसके अंदर बच्चों नहीं होता है। इस वजह से जो है ये जो आई जो है ये जरूरी नहीं है कि अपना प्रतिलोम भी उसी द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष अपने पास रखे। तत्समक अवयव बेशक ये रख रहा है अपने पास, क्योंकि ये 5 भी उसके एलिमेंट में है, 1 भी उसके उसमें आता है, सेट में आता है, तो इसलिए ये तत्समक अवयव तो है। बट अगर बात करें प्रतिलोम के लिए, तो प्रतिलोम में तो उल्टा होता है ना। अगर ये 3 है तो क्या लाना होता है? 1 लाना होता है, तो 1/3 चाहिए, बट 3 तो आई के अंदर है, बट 1/3 नहीं है बच्चों। बाकी अदर एलिमेंट सेट के लिए बात करें तो बच्चों क्यू के लिए, क्यू क्या है? क्यू तत्समक अवयव भी रखता है और प्रतिलोम भी रखता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें 5 तो 5 तो क्यू के अंदर है, और 1/5 तो बच्चों ये भी क्यू के अंदर होता है। तो मतलब ये जो क्यू जो है, जो परमेय संख्या है, तत्समक अवयव भी रखता है किसी द्विआधारी संख्या के सापेक्ष, और उसी द्विआधारी संख्या के रेस्पेक्ट में जो है ये प्रतिलोम भी रखता है। और हम बात करें बच्चों रियल नंबर की, तो जैसे मान लीजिए 4, तो 4 क्या है? एक रियल नंबर है, और गुणा के सापेक्ष प्रतिलोम में ये अपने पास रखेगा, क्या रखेगा? क्योंकि 1 लाने के लिए किससे गुणा करें? 1/4 से। तो बच्चों ये भी एक आर एलिमेंट है और ये भी एक आर एलिमेंट है, तो दोनों उसके अंदर हैं। इट मीन्स ये तत्समक अवयव भी रखता है और प्रतिलोम अवयव भी रखता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ एलिमेंट नहीं भी रखते हैं, कुछ रखते हैं। तो बस हमें इसी बात पर फोकस रखना है कि कोई भी अवयव किसी द्विआधारी संख्या के सापेक्ष अगर तत्समक अवयव रखता है तो जरूरी नहीं है कि वह उसी द्विआधारी संख्या के सापेक्ष अपना प्रतिलोम अवयव भी रखे। ठीक है बच्चों, इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। तो बच्चों यही था आपका एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक पार्ट 3। अब इसके बाद कोई बेसिक नहीं है बच्चों। इन तीनों बेसिक वीडियोस को आप शुरू से लेकर लास्ट तक तीनों वीडियोस को बच्चों पूरा देखिएगा। इसके बाद आप इस एक्सरसाइज के सवाल कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत आनंद आएगा हर सवाल को करने में। और आप देख भी पा रहे होंगे लास्ट वीडियो लेक्चर में और लास्ट एक्सरसाइजेज में, और इस बात को आप भी कहेंगे बच्चों की हाँ ये चैप्टर नंबर जो 1 जो है वो काफ़ी बच्चों को डिस्टर्ब करता है, काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, तो आप देख भी रहे होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने हमारे वीडियो लेक्चर देख लिए हैं, सारे वीडियो लेक्चर बेसिक के देखें और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के देखें, तो आप फिर इस बात को कहेंगे सर कि वाकई में हमें किसी क्वेश्चन ने परेशान नहीं किया। तो बच्चों हम इसी सिंपल बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाते रहेंगे आपको। तो प्लीज़ बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल बच्चों मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से बच्चों पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा समझ सकता हूं कि सिलेबस थोड़ा हमारा स्लो चल रहा है, बट बच्चों मैं ये कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि सिर्फ इस चैप्टर तक ही हमारा सिलेबस स्लो कर चल रहा है। आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपका सिलेबस में टाइम
को रहते हुए समाप्त करा सकूं, अनसॉल्व्ड पेपर भी करा सकूं। और कुछ दिन बाद बच्चों मैं आपके लिए आफ्टर दिस चैप्टर मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें प्रत्येक चैप्टर से मैं आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उठाऊंगा और उनका आपको सॉल्यूशन भी बच्चों कराऊंगा। मैं गारंटी देता हूं बच्चों, अगर आप उस सीरीज के हर क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके 95 प्लस नंबर मैथ के अंदर 101% आएंगे बच्चों। ठीक है, तो जितना बता रहे हैं आप उतना प्रिपेयर कर लीजिए, बट अच्छे से कर लीजिए, रियली आपके 95 प्लस ही आएंगे। ओके बच्चों, तो बस इस चीज़ को आप फोकस रखिए। जो भी बेसिक वीडियो हम देते हैं बच्चों चैप्टर का, प्लीज़ उन वीडियोस को आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उन वीडियोस के माध्यम से ही आप एक्सरसाइज के कठिन से कठिन प्रश्न को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट को बच्चों इग्नोर मत किया कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। और प्लीज़ बच्चों शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।